संदेश, एक मिनट हेलो। सर, बोल नहीं रहा। नग्नि प्रेशर उसका नागनी सर, इफेन का। नागनी। अफीम का, हाँ। नागनी क्यों कहते हैं सर नागनी उसको नागनी? बेसिकली पर्याय जो उसके लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं उसकी मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जिस तरह सर्प के आगे जाके जब वेग पड़ोगे ना जांगम विष में, तो उस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस होने की वजह से उसको नागनी कहा। ओके, मतलब सर ऑफिशियल है ये नाम भी? हाँ, पर्याय में लिखा गया है। मैं जैसे गानों में आता बस। नहीं नहीं, पर्याय में लिखा गया है उसको। चलो, और कोई डाउट तो नहीं था किसी का पिछले में? करें आगे शुरू आज? यस सर, धतूरा। चलो, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास धतूरा। बहुत कॉमन है, देखा होगा हर जगह। देखा है ना? मंदिरों में मंदिरों में भी देखा है, बाकी देखा है सर। कहीं भी जहाँ बारिश के टाइम में जहाँ जंगली पेड़ उगते हैं, कोई भी खाली जमीन होती है, वहां पे धतूरा मिल जाता है आराम से। ठीक है, बाकी मंदिरों में तो होता ही है, क्योंकि धतूरे के बारे में कहा जाता है शिव प्रिय। इसका जो एक पर्याय लिखा गया है, वो शिव प्रिय लिखा गया है। कि कहीं भी हाँ जहाँ सर, वो शिव, भांग धतूरे वाला है ना सर ये? हाँ, कि कहीं भी जहाँ शिव का मंदिर होता है वहां पे शिव को चढ़ाने के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो बेलपत्र और धतूर पत्र यूज करते हैं। कि बिल्व के पत्ते और धतूरे के पत्ते तो मंदिरों में जनरली पुजारी लोग जो होते हैं वो मंदिरों में वहीं पे उगा लेते हैं। या इसके अलावा जैसे किसी के खाली खेत होते हैं, खाली जगह होती है, वो बारिश के बाद अपने आप ही ग्रो करने लगता है। ठीक है, बचपन में देखा भी होगा, कांटे वाले फूल लगते हैं, खेलते थे बच्चे इसके साथ। ठीक है, तो वो है आज हमारे पास धतूरा। आज उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। याद रखने वाली चीज क्या है कि एक तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है अगर इसका पूरा फल है तो। ठीक है, बाकी जो इसके सबसे ज्यादा जो पॉइजनस पार्टिकल होते हैं वो होते हैं इसके बीज। जब जो ये दिखाई दे रहा है ना, जो इसका राउंड कलर का जो फल दिखाई दे रहा है, जब हम इसको काटते हैं तो इसके अंदर से ब्लैक कलर के छोटे छोटे से दाने निकलते हैं, बहुत छोटे छोटे। तो वो बेसिकली जो इसका सबसे ज्यादा पॉइजनस पार्ट है वो बेसिकली उसका वो है सीड्स है, जो हम पॉइजन के रूप में यूज करते हैं। बाकी आइडेंटिफाई करना आसान है, बाहर से अगर इसके प्लांट को भी देखते हो तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, स्मेल। जब कभी धतूरे के पास जाके देखना, धतूरे के अंदर इरिटेटिव स्मेल्स आती है। या धतूरे के पत्तों को कभी हाथ पे रगड़ कर उसको स्मेल करने की कोशिश करना। ठीक है, तो उसके अंदर एक अजीब सी इरिटेशन जैसी स्मेल होती है, वो होती है, तो उससे बहुत इजीली इस प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और बाकी फिजिकल अपीयरेंस तो है ही कि उसके अंदर जो फल लगते हैं वो कांटे वाले होते हैं और गोल होते हैं, इसीलिए इसका एक पर्याय आगे जाके लिखा गया कंटक फल। कि कांटे का फल जिसमें लगता है उसको धतूरा कहा गया। ये तो वही इसके बारे में लिखा गया है। ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर द पॉइजनस। कि धतूरे का जो पूरा का पूरा पंचांग है, चाहे हम उसकी जड़ की बात करें, मूल की, पत्र की, वो सभी की सभी उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो पॉइजनस होते हैं। बट सीड्स एंड फ्रूट आर द मोस्ट टॉक्सिक। लेकिन उनमें भी जो सबसे ज्यादा टॉक्सिन जो उसके एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं वो या तो जो इसका फ्रूट दिखा रखा है, जो बाहर वाली आउटर कवरिंग इसके अंदर, या इससे भी ज्यादा जो एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं वो इसके सीड्स के अंदर। कभी इसको लेना, ठीक है, और जो इसका ये फ्रूट है इसको काटना। ठीक है, या तो हाथ से या सिंपली उसको किसी भी चीज से काट के इजीली सॉफ्ट होता है, तोड़ सकते हैं। जब इसको तोड़ोगे तो इसके अंदर से एक ब्लैक कलर के वो निकलते हैं, छोटे छोटे दाने, वो होते हैं इसके सीड्स। और सबसे ज्यादा पॉइजनस पार्ट वो होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट भी करना तो ध्यान से। ठीक है, कि ऐसा मत करना कि तोड़ के देख के और बाद में उसी हाथों से कोई चीज खा ली, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है धतूरा। ये उसके बाद कैटेगरी, बेसिकली जो हम धतूरे को इंक्लूड करते हैं वो करते हैं हम डेलीरियन पॉइजन के अंदर। डेलीरियन कौन से पॉइजन होते हैं? बेसिकली जो डेलीरियम, डेलीरियम है कि जो भ्रम उत्पन्न करे। मतलब जो हमारी, कल जैसे हमने बात करी ना कि बेसिकली वो तो हमारे क्या करते हैं, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं। डेलीरियम क्या करते हैं, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको इम्पेयर्ड करते हैं। यानी कि जो चीजें हमारे आस पास है, जैसे आयुर्वेद में एक चीज लिखी गई थी, उसके प्रज्ञापराध के साथ वहां पे एक चीज लिखी गई, अतत्व अभिनिवेश। अतत्व अभिनिवेश के बारे में कुछ पता है? सुना है पहले कभी? यस हम्म, सर। क्या सर सर, क्या क्या? इसमें मतलब होता है कि जो रियल चीज होती है ना सर, उसका मतलब कि जो नैतिक चीज होती है उसका ज्ञान नहीं होता, उसका अनैतिक का होता है हाँ, अपोजिट में। मतलब जो चीज हमारे लिए फेवरेबल है वो हमें अनफेवरेबल लगने लगती है,
और जो चीजें हमारे आसपास नहीं है, जैसे अनफेवरेबल जो चीजें, वो हमें विजिबल होने लगती है। तो वो जो कंडीशन कही गई है उसको ही मॉडर्न में कहते हैं डेलीरियम। कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो अपना नॉर्मल काम ना करके उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दे, कि ऐसी चीज हमें दिखाई देने लगी जो दुनिया में विद्यमान ही ना हो, जो हमारे आसपास जो चीजें हमारे सामने है वो चीजें हमें दिखाई ही ना दे। तो बेसिकली जो धतूरा है वो इसी तरह के सिम्टम प्रोड्यूस करता है, और इसीलिए इसको जो हम कैटेगराइज करते हैं वो करते हैं हम डेलीरियंट पॉइजन के अंतर्गत। आगे जाके जब सिम्टम्स पढ़ोगे जब समझ में आएगा। ठीक है, लैटिन नेम धतूरा मेटल और इंग्लिश नेम थॉर्न एप्पल। जैसा भी बताया ना कि इसका जो सबसे कॉमन पर्याय है वो क्या है, कंटक फल, कि इसके फल के ऊपर छोटे छोटे कांटे विद्यमान होते हैं, इसलिए जो इसका हिंदी में जो सबसे ज्यादा नाम प्रचलित है वो कौन सा, कंटक फल। और मॉडर्न में इसका थ्रोन एप्पल, की कांटे वाला सेब। फैमिली सोलेनेसी। पर्याय बताए गए, कुछ पर्याय इसमें लिखे हैं जो यूज करते हैं। बेसिकली जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो इसका कंटक फल, शिवशेखर और शिवप्रिया। कि शिव के ऊपर सबसे ज्यादा जो भी शिवलिंग होते हैं या जहाँ मंदिर, शिव जी के जो मंदिर होते हैं उनमें बिल्व के साथ जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो धतूर पत्र का यूज किया जाता है, इसलिए उसके बारे में लिखा गया शिवशेखर और शिवप्रिया। इसके अलावा दो पर्याय लिखे गए इसके, कितव और उन्मत्त। उन्मत्त का मतलब पता है ना कि पागलपन। अभी बताया ना कि जो इसकी कैटेगरी है वो बेसिकली क्या है, डेलिरियंट है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको इम्पेयर करने का काम करता है। उसी के रिगार्डिंग एक पर्याय यहाँ पे लिखा गया उन्मत्त, कि जो हमारी संज्ञा व स्त्रोतस है, संज्ञा व स्त्रोतस में विकृति उत्पन्न करके व्यक्ति को पागलपन की अवस्था में ले जाता है, इसलिए उसका पर्याय क्या लिखा गया, उन्मत्त और कित। नेक्स्ट रसपंचक। रसपंचक वही है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। रस कटुतिक्त, लघु, लघु रुक्ष, व्यवायी और विकासी, वीर्य उष्ण और विपाक कटु। ठीक है, अभी तक जितने भी हमने पॉइजन पढ़े सबका वीर्य क्या था, उष्ण और विपाक कटु। गुण बेसिकली ये पांच ही है जो किसी में भी हो सकते हैं, लघु रुक्ष तीक्ष्ण विकासी और व्यवहाई। किसी में चार है, किसी में पांच है, किसी में इनमें से दो है, लेकिन ज्यादातर में सिर्फ ये पांच ही होते हैं जो गुण हमारे वहां विद्यमान होते हैं। रस इसका कटु और तिक्त। ठीक है, नेक्स्ट भेद की बात करें तो भेद इसके बेसिकली दो होते हैं, श्वेत धतूरा और कृष्ण धतूरा। कभी देखे होंगे ना कि एक जो धतूरा है उसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स लगते हैं और दूसरे में पर्पलिश कलर के, ब्लैक तो नहीं लगते लेकिन पर्पल कलर के। तो वो जो पर्पल कलर के हैं वो बेसिकली हमारा कौन सा है, कृष्ण धतूरा, और जिसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं वो हमारा श्वेत धतूरा। धतूरा एल्बा और धतूरा नाइका। सर हेलो, बताओ। सर वो कार्तिक और वो नेट कनेक्शन की वजह से लेफ्ट हो गए, वो ज्वाइन नहीं हो रहे, मैसेज आ रहे हैं ज्वाइन करवा दो। नहीं वो तो ठीक है, अब इसके लिए मुझे नेट तो एल्कलॉइड्स की बात कर रहे थे कि बेसिकली जो इसके एल्कलॉइड्स है वो बहुत सारे हैं, लेकिन दो एल्कलॉइड है जो इसके सीड्स में सबसे ज्यादा मिलते हैं, एट्रोपाइन और स्कोलोपाइन। लेकिन इसमें भी जो सबसे ज्यादा इसके अंदर जो इसका पॉइजनस मटेरियल है वो कौन सा है, एट्रोपिन। बहुत सारी मेडिसिन में देखा होगा एट्रोपिन यूज भी करते हैं, किस में याद है कुछ? हम्म, किस कोई मेडिसिन का नाम याद है जिसमें एट्रोपिन यूज करते हैं? सर सुना हुआ तो है, नाम वैसे ध्यान नहीं सर। हाँ सुना हुआ है, किस चीज में? तो आगे सर जाके हार्ट रेट से होती है, किस में? ब्रैकीकार्डिया वगैरह। हाँ, जहाँ पे एक्सेसिव हार्ट बीट हो रही हो या फिर एक्सेसिव स्लाइवेशन वगैरह जैसी कंडीशन हो रही हो, पेशेंट की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हो, टैकीकार्डिया टैकीपीनिया जैसी कंडीशन है, उनको रिड्यूस करने के लिए एट्रोपिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा फाइनल में जाके पढ़ोगे कि एट्रोपिन की स्मॉल डोज एज ए एनीस्थीसिया भी यूज़ करते हैं, जब हम एनीस्थीसिया की कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसके अंदर भी एट्रोपिन यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे साइन और सिम्टम्स। ठीक है, साइन सिम्टम्स इसके बहुत सारे लिखे गए हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो इसके बारे में लिखा गया है धतूरा के बारे में, वो इसके 5 साइन और सिम्टम्स है जो इसमें कॉमनली देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले हॉट एज हेयर, कि जो हमारा पेशेंट है वो उसका बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज कर जाता है कि हम उसको बिना किसी चीज के उसको विजुअलाइज करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कभी देखा है ना कि किसी को बहुत ज्यादा फीवर हो रहा हो तो क्या होता है, जो उसके फेस है वो रेड होने लगता है, उसको एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगती है और उसके फेस से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उस तरह का जो सिम्टम है वो हमें इसमें देखने के लिए मिल सकता है। सेकंड लिखा गया ड्राई एज बोन, कि जितनी ड्राई हमारी बोन होती है, क्योंकि बोन के अंदर क्या है कि जो लिक्विड कंटेंट है वो बिल्कुल जीरो होता है, उसी तरह से जो पेशेंट है उसकी स्किन और एक्सट्रीमिटी कितनी मिलेगी, हमें कंप्लीटली ड्राई मिलती है।
कि टेम्परेचर उसका इतना ज़्यादा एक्सेसिव होता है कि जो उसकी आसपास की जो सेटिंग्स वगैरह वो सबको ख़त्म करके और उसकी स्किन को कंप्लीटली ड्राई करने लगता है। तीसरा लिखा गया रेड एज बीट, कि जितने बीट जिस तरह रेड होती है, बीट देखिए ना, बीट फ्रूट देखा है, रेड कलर का वो आता है जिसको चकुंदर कहते हैं, ठीक है। तो देखा है सर। हाँ, तो उसके जितना तो जो हमारी एक्सट्रीमिटी है, जो उसका फेस हमें पेशेंट का दिखाई देगा, वो उतना ज्यादा रेड दिखाई दे रहा होता है। इसके अलावा फोर्थ लिखा गया ब्लाइंड एज बैट, कि जैसे चमगादड़ दिन में बिल्कुल अंधा हो जाता है, उसी तरह के सिम्टम इसमें देखने के लिए मिलते हैं, कि जो उसके प्यूपिल्स होते हैं वो इतने ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाते हैं कि उसको कोई भी चीज बाहर से दिखाई नहीं दे रही होती है। और लास्ट लिखा मैड एज हैन, कि कभी जंगली मुर्गों को देखा है ना कि वो क्या होते हैं कि इधर उधर पूरे दिन भागते रहते हैं, तो उसी तरह उन्होंने लिखा मैड एज अपने हैन। हर्बल गार्डन, क्या हो गया? हेलो? हर्बल गार्डन में। हाँ, कि वो पूरे दिन इधर उधर भागते रहते हैं, उसी के रिगार्डिंग इन्होंने लिखा कि पेशेंट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस तरह से इम्पेयर्ड हो जाता है कि उसको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही होती कि वो चीज सही कर रहा है या गलत। वो पूरे दिन अनकॉन्शियस जो चीजें हैं वो उनको कंटिन्यूअसली कंडक्ट करता रहता है। तो इससे रिगार्डिंग वहाँ बेसिकली जितना भी धतूरा है उसके 5 ही सिम्टम लिखे गए, कि उसकी एक्सट्रीमिटी बहुत ज्यादा हॉट मिलेगी, उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा एलिवेटेड मिलेगा कि हम उसको देख के बाहर से विजुलाइज कर सकते हैं कि उसका फेस है वो बिल्कुल रेड होने लगेगा, उसकी स्किन है और एक्सट्रीमिटी है, जो आउटर एक्सट्रीमिटी है वो धीरे धीरे ड्राई होने लगेगी, उसके प्यूपिल्स इतने ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएंगे कि उसको कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी, और पांचवी चीज कि उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इतना ज्यादा इंपेयर्ड हो जाएगा कि उसको कोई भी चीज समझ में ना आने के लिए वो जैसे पागल जिस तरह के लोग होते हैं उस तरह के जो सिम्टम्स है उनको वो प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, तो ये 5 सिम्टम्स है इसके मेन जो याद रखने वाले हैं। ठीक है, बाकी इसके बारे में लिखा गया द फीचर्स अपीयर इन 2 स्टेजेस, स्टेज ऑफ द डेलिबेरियम एंड द स्टेज ऑफ कोमा, कि जब भी हम धतूरा मेटल को किसी भी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के लिए या होमिसाइडल के लिए जब हम यूज करते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में क्या लिखा गया कि 2 तरह की स्टेज उसके अंदर प्रोड्यूस होती है, स्टेज ऑफ डेलिबेरियम और स्टेज ऑफ कोमा, कि जिस टाइम वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है, क्योंकि भांग के बारे में तो हमने कल अफीम के बारे में बात करी थी ना, कि अगर कंज्यूम करने के दौरान अगर वो दोबारा उसको एब्जॉर्ब कर ले तो उसमें अगली स्टेजेस कन्वर्ट होती हैं। लेकिन धतूरे में क्या है कि जिस टाइम वो कंज्यूम हो रहा होता है, कि जैसे धतूरे बीज किसी ने खाए या किसी खाने में मिलाकर उसको खिला दिए, तो जितने फेज में वो कंज्यूम होगा उतने फेज में उसकी रहेगी बेसिकली स्टेज ऑफ द डेलिबेरियम, और जब वो पूरी तरह से उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर सर्कुलेट करने लगेगा उस टाइम वो प्रोड्यूस करता है उसकी स्टेज ऑफ कोमा को। तो स्टेज ऑफ डेलिबेरियम हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? ऑनसेट फ्यू मिनट्स टू द हाफ आवर, कि जैसे ही उसने उसके सीड्स को लिया, लेने के जस्ट बाद से कुछ मिनट बाद से उसके अंदर सिम्टम्स आने प्रोड्यूस हो जाएंगे, और स्टेज ऑफ डेलिबेरियम लगभग कब तक रहती है? उसकी हाफ आवर तक, जब तक वो बॉडी के अंदर डिसोल्व होकर बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर लेती, उसके बीच में हमारी रहती है स्टेज ऑफ डेलिबेरियम। शुरू कब होगी? कंज्यूम करने के कुछ मिनट से लेके, और लगभग खत्म कब होती है? लगभग आधे घंटे तक। साइन और सिम्टम्स क्या देखने के लिए मिलेंगे? जो भी जैसे हमने बात करी, ड्राई एज बोन, कि माउथ एंड थ्रोट विल बी ड्राई, कि उसके अंदर ड्राइनेस, वात इतना ज्यादा प्रकोपित हो जाएगा और टेम्परेचर इतना ज्यादा एलिवेट करेगा कि जो अंदर के हमारे स्लाइवेशन है वो धीरे धीरे ड्राई होने लगते हैं। इंटेंस थ्रस्ट, कि जब उसको बहुत ज्यादा ड्राइनेस आएगी, तो ड्राइनेस कभी भी क्या होता है कि जैसे हम गर्मी में धूप में बैठे हैं, जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि हमें प्यास लगने लगती है, क्योंकि हमारा जो अंदर का फ्लूइड है वो एब्जॉर्ब होने लगा है। तो उसी वजह से जब उसके फ्लूइड सिक्रेशन खत्म होने लगते हैं, माउथ और थ्रोट में ड्राइनेस आने लगती है, तो उसकी वजह से उसको क्या होगा? पेशेंट को एक्सेसिव या इंटेंस थ्रस्ट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन द टॉकिंग एंड द स्वेलिंग, पूरी जो उसकी ओरल कैविटी है, ओरल म्यूकस है, वो ड्राई हो चुकी है, जितना भी अंदर जो सिक्रेशन थे वो सूख चुके हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर वो कोई भी चीज बोलेगा या किसी भी चीज को अगर खाने की कोशिश करेगा तो उसको सीवियर पेन प्रोड्यूस होने लगते हैं वहां पे। इसके अलावा नेक्स्ट, बर्निंग पेन इन द एब्डोमेन, और जो उसकी एब्डोमिनल कैविटी है उसमें जब वो अंदर जाके एब्जॉर्ब होना शुरू होगा, पित्त का प्रकोप करना शुरू करेगा, उसकी वजह से वहां जाके क्या है कि वो सीवियर पेन और बर्निंग सेंसेशन को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो उसमें देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे डिजीनेस, हल्की सी तंद्रा या थकान प्रोड्यूस होने लगेगी, पेशेंट कंफ्यूज होने लगेगा, जैसे जैसे उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंपेयर्ड होना शुरू होगा वैसे वैसे पेशेंट को कंफ्यूजन या जो उसकी डिलीवरियम की स्टेज है वो उसके अंदर कंटिन्यूसली कंडक्ट होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, ड्रंकन गेट,
ड्रंकन गेट किस लिए लिखा गया, क्योंकि कभी भी देखा है ना कि कोई पेशेंट एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद क्या है कि जब उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्लॉक होना शुरू होता है, उसकी वजह से क्या है कि पेशेंट का जो रिफ्लेक्सेस है वो बहुत ज्यादा वीक होने लगता है। अगर पेशेंट सीधा चलने की कोशिश भी करता है तो वो या तो लड़खड़ाने लगता है या गिर जाता है। वो जो चाल लिखी गई है वो लिखी गई है ड्रंकन गेट, कि किसी को बहुत ज्यादा अगर अल्कोहल का कंज्यूम करवाने उसके बाद जो उसकी चाल होती है वो लिखी गई ड्रंकन गेट। और उस तरह के सिम्टम सेम इसमें देखने के लिए मिलते हैं, ड्यू टू द इम्पेयरमेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा इनएबिलिटी टू स्टैंड, कि चलना छोड़ो, अगर पेशेंट को हम सिंपली अगर खड़ा भी करने की कोशिश करते हैं तो पेशेंट लड़खड़ा के अपने आप ही गिर जाता है। नेक्स्ट, होर्सनेस ऑफ द वॉइस, कि उसकी आवाज धीरे धीरे भारी होने लगेगी, और वो किस वजह से, जो अभी जैसे हमने पहले बात करी कि उसके माउथ और ओरल कैविटी में जो ड्राइनेस आती है उसकी वजह से ये जो सिम्टम्स है ये प्रोड्यूस होने लगता है। नेक्स्ट, हॉट एज हेयर, द स्किन बिकम ड्राई, हॉट एंड एक्सोफोलिएटेड, कि जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, जो उसकी आउटर स्किन है वो धीरे धीरे रफ और ड्राई होने लगेगी। टेम्परेचर तो हमें फील होगा, लेकिन उसके साथ ही जैसे टेम्परेचर एलिवेट करेगा तो क्या होगा कि स्किन रफ हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी और एक्सोफोलेटेड हमें फील होने लगती है। द बॉडी टेम्परेचर may rise as high as the 105 to 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, कि नॉर्मली अगर किसी ने धतूरा का सेवन किया है तो कभी भी किसी को देखा ना कि हाई ग्रेड फीवर भी कितना होता है, 102 डिग्री 103 डिग्री के बीच में लगभग, उससे ज्यादा कंडीशन नहीं प्रोड्यूस होती। लेकिन धतूरा में क्या लिखा गया कि जब कोई भी अगर पेशेंट अगर धतूरा का एक्सेसिव सेवन करता है तो जो उसका बॉडी का टेम्परेचर है वो लगभग पहुंच जाता है 105 से लेके 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। उसके बाद नेक्स्ट, ड्राई एज बीट, द फेस बिकम फ्लश्ड एंड कंजेक्टिवाइटा बिकम रेड, कि जो उसकी आईज है वो बहुत ज्यादा लाल हो जाएंगी, और अगर हम फेस को देखेंगे तो हमें बाहर से वो बहुत ज्यादा रेड और फ्लश दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट, ब्लाइंड एज बैट, द प्यूपिल्स डायलेटेड, फोटोफोबिक, डायप्लोपिया एंड द लॉस ऑफ एक्यूमुलेशन, कि जो उसके प्यूपिल्स हैं वो इतने ज्यादा इंपेयर्ड हो जाएंगे कि उसको कोई भी चीज बाहर से इजीली उसको ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को कोई भी चीज या तो दिखाई नहीं दे रही होती है, दिखाई दे रही होती है तो ब्लड दिखाई दे रही होती है। इसके अलावा इंक्रीज पल्स, इंक्रीज रेस्पिरेशन एंड मसल टोन बिकम डिक्रीज, जैसा भी हमने बात करी ना कि पेशेंट या तो ड्रंकन गेट मिलेगा या फिर इनएबिलिटी टू स्टैंड, कि या तो पेशेंट खड़ा ही नहीं हो पाएगा, अगर हम उसको चलने के लिए कहेंगे तो वो लड़खड़ा के गिर जाता है। और वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू डिक्रीज डीप रिफ्लेक्सिस और लास्ट में जाके कन्वल्सन्स। कोई डाउट यहां तक? हेलो, नो सर। समझ में आए बेसिकली धतूरा में क्या हो रहा है? ठीक है, याद सी हाँ रहो, सर। बेसिकली 5 चीजें रखनी है कि एक तो स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होगी, अगर हम उसको देखेंगे तो वो रेड होगी। इसके अलावा उसकी जो भी है कि एक तो पेशेंट को दिखाई नहीं देगा, और दिखाई देगा तो ब्लड दिखाई देगा। और जो दूसरे बाकी सिम्टम लिखे गए कि मस्कुलर स्पाज्म या कन्वर्जन होने की वजह से पेशेंट या तो खड़ा ही नहीं हो पाता है, या अगर खड़ा होता है तो वो लड़खड़ा के गिर जाता है। ड्रंकन गेट जैसे सिम्टम्स उसके अंदर लिखे गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। इसमें बस एक ही चीज लिखी गई है कि ये सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं लगभग, कुछ बताया कि कुछ मिनट से लेकर शुरू होते हैं, लगभग आधे घंटे तक वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हैं। बट द पर्सन बिगेन्स टू इंप्रूव एंड अवेकन विद द सीवियर हेडेक, कि अगर उसके बाद हम पेशेंट को सिंपली बेड रेस्ट के लिए एडवाइस कर दें तो पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सबसाइड करने लगते हैं, क्योंकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब होएगा। अगर हम उसको लग्जेटिव और परगेटिव मेडिसिन देके उसको अगर एलिमिनेट कर दें और स्टमक वॉश से अगर उसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को कम कर दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट बिकम इंप्रूव, कि पेशेंट अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूव करने लगता है, और पेशेंट जैसे ही बेड रेस्ट के बाद उठता है उसको सीवियर हेडेक, वर्टिगो और नोजिया और वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स उसको जनरली फील होते हैं। बाकी जो चीजें हैं वो उसकी ऑटोमेटिकली सबसाइड करने लगती है। ठीक है, उसके बारे में जब ट्रीटमेंट में बात करेंगे उसके बारे में वहां बात करेंगे। सेकंड आती है हमारे पास स्टेज ऑफ कोमा, कि जब वो आधे घंटे के बाद अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है और जो धतूरा था वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर उसको सर्कुलेट सिस्टम में मिलकर पूरी बॉडी के अंदर अगर सर्कुलेट करने लगा, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, अकर व्हेन ड्राउजीनेस पास इनटू स्टोपर
फॉलोड बाय द कन्वल्सन एंड द कोमा। कि पेशेंट में जो हल्की सी ड्राउजीनेस प्रोड्यूस हुई थी, अभी जो हमने पहले बात करी कि मैड एज हैन, कि वो पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगता है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर एलिवेट करता है, अगर उस कंडीशन में भी उसको ट्रीटमेंट ना मिल पाए तो आगे जाके क्या करेगा, पास इनटू द स्टूपर फॉलोड बाय द कन्वल्सन एंड कोमा। उसके बाद पेशेंट का धीरे धीरे जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इम्पेयर्ड होने की वजह से पेशेंट पागलों वाली हरकतें करता है थोड़े टाइम तक, और उसके बाद उसमें सीवियर कन्वर्जन आके पेशेंट डायरेक्टली कोमा के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद जनरल साइंस ऑफ द डिटोरेशन एंड डेथ यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी डिस्प्रेशन। और बेसिकली इसमें जो डेथ की कंडीशन प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से, कि जो मस्कुलर स्पाज्म है वो प्रोड्यूस होने लगता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए उसके अगेंस्ट काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक होकर पेशेंट की एक्सफिशियल डेथ को उसके अंदर यूजुअली प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें यहां तक? साइन और सिम्टम समझ में आए दोनों स्टेज के? अरे हाँ या ना, समझ में आए या नहीं आए? आया है सर, आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, साइन और सिम्टम्स बहुत जगह आते हैं एग्जाम में, इसलिए इसके साइन और सिम्टम्स इसीलिए इतने ज्यादा इलेबोरेट करे गए हैं कि ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, याद रखने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं, 5 सिम्टम्स अगर ढंग से याद करोगे तो अंदर के सारे याद हो जाएंगे। लैटिन नेम याद रखने के लिए दिक्कत नहीं है, इंग्लिश नेम याद रखने के लिए दिक्कत नहीं है, एल्कलॉइड्स इजी है जो मोस्टली हम उसके अंदर यूज करते हैं एट्रोपिन। ये उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फैटल डोज और फैटल पीरियड। अगर फैटल डोज की बात करें तो जो नॉर्मली इसकी जो डोज होती है वो होती है 100 to 125 सीड्स, कि लगभग 100 से 125 सीड्स अगर किसी को दिए जाए तो उसके बाद जाके वो उसके अंदर लीथल जो कंडीशन है उसको प्रोड्यूस करता है। ये इतने ज्यादा वो इसलिए लिखे गए हैं कि कभी पता नहीं तुम लोगों ने अब तक देखा या नहीं देखा है, लेकिन कभी धतूरे के फल को तोड़ के देखना, उसके जो बीज होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इसीलिए जो इसकी क्वांटिटी है वो इतनी ज्यादा लिखी गई है कि 100 से 125 बीजों तक। और उसका फैटल पीरियड लिखा बताया गया 24 आवर्स, कि अगर 24 घंटे में पेशेंट का अगर हम ट्रीट कर देते हैं तो जो उसकी फर्स्ट स्टेज है उस के अंदर हम उसको रोक सकते हैं, अगर उसके बाद अगर वो एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है तो जाके जो उसकी लीथल कंडीशन है वो प्रोड्यूस होकर होने लगती है। ट्रीटमेंट, स्टमक वॉश विद द पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, कि उसका सिंपली स्टमक वॉश करना है और किसके साथ, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ। इसके अलावा अभी जैसे फर्स्ट स्टेज में भी हमने बात करी ना कि कभी भी जो उसकी अगली स्टेज ऑफ कोमा कब प्रोड्यूस होती है, कि जब उसके अंदर फर्स्ट स्टेज कंटिन्यू और उसका ट्रीटमेंट हम ना कर पाए, तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो उसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसको रिड्यूस करना है, और जो भी एक्सेसिव पॉइजन है उसको वहां से एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायूरेटिक दे सकते हैं कि थ्रू यूरिन जो एब्जॉर्ब हुआ है वो वहां से फिल्टर होकर निकल जाए, और लग्जेटिव मेडिसिन का यूज करते हैं कि जो इंटेस्टाइन और स्टमक में अभी तक अनडाइजेस्टेड जो पार्ट बचा है उसका वो वहां से लग्जेटिव मेडिसिन के थ्रू वहां से बाहर निकल जाए। इसके अलावा इसमें एक चीज लिखी गई, कोल्ड वाटर इरिटेशन, क्योंकि अभी हमने सिम्टम में पढ़ा ना कि क्या होता है कि पेशेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा एलिवेट होता है और उसका जो फेस है वो फ्लश और रेड होने लगता है, तो उस सिम्टम को सबसाइड करने के लिए वहां पे क्या लिखा, कोल्ड वाटर इरिटेशन, कि उसके मुंह पे ठंडे पानी का, जैसे आयुर्वेद में लिखा गया, सिंचन कर्म करना चाहिए, कि या तो टॉवल में ठंडा पानी रख के या डायरेक्टली उस पे स्प्रिंकलिंग करके ठंडे पानी को उसके ऊपर डाल के उसको इरिटेशन से उसके जो एलिवेटेड टेम्परेचर है उसका जो फेस पे जो चेंजेस आए हैं उनको वहां से सबसाइड किया जा सकता है। इसके अलावा जो उसके एंटीडोट लिखी है नियोस्टैग्मिन, उसमें 2.5 mg IV की डोज में उसके अंदर यूज किया जा सकता है, कि अगर उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका है, उसके अंदर कॉम्प्लिकेट जो सिम्टम्स है वो प्रोड्यूस होने लगे और पेशेंट कन्वर्जन और कोमा की स्टेज में अगर जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उसमें सबसे पहले नियोगैस्टमिन देख के 2.5 mg की डोज में उसमें IV इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, कि जो भी सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसके ट्रीटमेंट को प्लान करना, कि अगर पेशेंट टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एंटीपायरेटिक जो ड्रग्स है वो देख के उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करना है, अगर पेशेंट कंफ्यूजन और कोमा में जा रहा है तो जो डिप्रेसेंट मेडिसिन है वो उसका यूज किया जा सकता है,
अगर मस्कुलर स्पाज्म में तो जो मसल रिलैक्सेंट आती है उसको उसके अंदर यूज करके जो उसकी मसल्स रिलैक्स किया जा सकता है। आयुर्वेद में बेसिकली 3 चीजें लिखी गई हैं इसके चिकित्सा के बारे में, कि बिनोले की गिरी को दूध के साथ मिलाकर सेवन करवाने के लिए देना चाहिए। बिनोले देखे? अरे बिनोले देखे? हाँ भैंस जो खाते घर हैं से वो। हाँ, बिनोले खड़े होते हैं सर, जिनके घरों में भैंस है ना उन सबको पता है बिनोले क्या होते हैं। कभी गोल बिनोले, होते हैं सर, हाँ उसको कमल ब्लैकिश होते कलर, हैं सर। हाँ वो जब उसको ब्लैक तोड़, कलर के होते हैं ना सर, उनको थोड़ा सा हाँ हेरिश टाइप दिखला होता है हाँ वो यस वाइट। सर। बिल्कुल बस बिल्कुल बस बिल्कुल। कोई नहीं, रवि प्रकाश, डोंट गो इन डिटेल। हाँ जब उसको तोड़ते हैं तो कभी उसके अंदर देखना, उसके अंदर एक व्हाइट कलर की गिरी कपास। निकलती है, ठीक है? तो वो उसके अंदर की जो व्हाइट कलर की गिरी है उसको लेना है और उसको दूध के साथ मिला के पेशेंट को दे दिया जाता है, ठीक है? वो एज ए एंटीडोट काम करती है अगर किसी ने भी गलती से धतूरे का सेवन कर लिया तो उसके लिए। इसके अलावा धान की जड़ को तुशोदक में साथ पीस कर मिश्री के साथ सेवन करवाने के लिए देना चाहिए, कि जो हम खेतों में धान उगाते हैं उनको लेके उसकी जड़, सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को छोड़ के सिर्फ जड़ वाले पार्ट को तोड़ना है और उसको तुशोदक, जो हमारे पास चावल का पानी होता है उसके साथ उसको पीस कर और मिश्री के साथ सेवन करवाने के लिए दे देना चाहिए। इसके अलावा गाय के घृत को मिश्री मिलाकर दूध के अंदर मिलाकर उसमें सेवन करवाने के लिए भी दिया जा सकता है। बेसिकली जो नीचे की दोनों चीजें लिखी गई हैं वो सिर्फ लिखी गई हैं उसके जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसको स्लो डाउन करने के लिए, क्योंकि पहले ही बताया ना कि किसी भी स्थावर विषय में अगर कोई भी चीज समझ में ना आए तो आंख मीच के उसको गाय का दूध और गाय का घी मिला के सेवन करवा दो, क्योंकि घी क्या करेगा, अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन करेगा और दूध क्या करेगा, उसको वहां से जितना जल्दी हो सके उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो सभी स्थावर विषयों में अगर आयुर्वेद में कुछ भी समझ में आए तो सिंपली गो घृत और गो दूध को मिला के मिश्री के साथ सेवन करवाने के लिए सब में आंख मीच के दे देना है। और बाकी जो इसकी एंटीडोट लिखी है वो क्या है, बिनोले की गिरी को दूध के साथ मिला के उसमें सेवन करवाने के लिए देना चाहिए। उसके बाद आता है पोस्टमार्टम अपीयरेंस और मेडिको लीगल एस्पेक्ट। अगर हम पोस्टमार्टम में देखते हैं तो क्या देखने के लिए मिलेगा, सबसे जो प्रोमिनेंट एविडेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, सीड्स इन द स्टमक, कि जब हम पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स को ओपन करेंगे, स्टमक को ओपन करेंगे तो हमें वहां पे जो सीड्स हैं वो वहां पे एज इट इज कुछ अमाउंट में मिल सकते हैं। इसके अलावा डेथ ड्यू टू द एक्सफिशिया, अभी बताया ना कोमा की स्टेज में कि जो पेशेंट की मोस्टली जो डेथ होती है वो किस लिए होती है, कि जो उसकी मसल्स है वो स्पाज्म में चली जाती है और बॉडी उनको रिकवर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वहां रेस्पिरेशन रेट स्लो डाउन होने की वजह से एक्सफिशियल की वजह से जो पेशेंट की डेथ है वो कंडक्ट होती है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम उसको देखेंगे तो जो उसकी ट्रैके और ब्रोंकाई है वो बहुत ज्यादा हमें कॉन्स्ट्रिक्टेड मिलेगी। इसके अलावा वाइड डायलेटेड प्यूपिल्स, पीपल बहुत ज्यादा डायलेटेड मिलेंगे, लिविडिटी उसके अंदर मिलेगी और हाइपोस्टेटिस उसके अंदर देखने के लिए हमें मिल सकता है कुछ स्पेसिफाई कंडीशंस में। लेकिन मोस्टली उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, एक तो स्टमक में सीड मिलेंगे उसको केमिकल एनालाइज करवाना है, और जो डेथ मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी, एक्सफिशिया की वजह से, ठीक है? अगर मेडिको लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो बेसिकली जो धतूरा यूज होता है वो स्टोपिफाइंग एजेंट और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, कि या तो कई बार क्या होता है कि गलती से किसी ने किसी को दे दिया, या फिर मोस्टली जो इसके केसेस मिलते हैं वो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के लिए मिलते हैं। जैसे अब हम लोग ये या बच्चे हैं कोई भी मान लो कि कहीं जंगलों में घूम रहे हैं, अचानक देखा धतूरे का फल, खेलने लगते हैं बच्चे उसको तोड़ के, क्योंकि कांटे होते हैं, बच्चे जनरली क्या करते हैं उसको तोड़ के एक दूसरे के लिए मारने के खेल लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि उसको तोड़ा और बच्चे खेल खेल में हो सकता है एक्सीडेंटली उसको कंज्यूम कर लिया। तो ज्यादातर जो आपको धतूरे के केस देखने के लिए मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के लिए। कोई डाउट किसी का, कोई सवाल आ रहा हो दिमाग में? है किसी को कोई डाउट? सर ये सिंगल टाइप का होता है या इसकी वैरायटीज होती हैं सर? वैरायटी अभी बताई ना, धतूरे दो तरह का हो सकता है, श्वेत और कृष्ण। सर इसमें लिविडिटी क्या है? लिविडिटी वो पढ़ी है तुम लोगों ने, एल्गर मोटिस और राइगर मोटिस पढ़ा है? यस सर। उसमें लिविडिटी आई थी, पढ़ी थी? दो सर। मेरे तो है, पढ़ी थी। हाँ तो पढ़ी थी तो क्या था लिविडिटी, अब जरा बता। पार कर दो सर। सर मुझे नहीं पता सर, मैं हाँ, पहले कह रहा हूँ, मैंने हाँ, नहीं। हाँ लिविडिटी होती है बेसिकली डिस्कलरेशन, ठीक है? जब
क्या सर? कि जो ब्लूइश और पर्पल कलरेशन होती है ब्लूइश हो skin सकती है, पे, हाँ। पर्पलिश हो सकती है, रेडिश हो सकती है। लिविडिटी का जो बेसिकली टर्म्स होती है वो होती है डिस्कलरेशन, कि नॉर्मली जो हमारा स्किन कॉम्प्लेक्शन है उसमें कोई भी डिफॉर्मिटी आके कोई भी डिस्कलरेशन जो प्रोड्यूस होती है वो लिविडिटी है। ठीक है, जब वहाँ एल्गर मोटिस और आइगर मोटिस पढ़ा था तो वहाँ डेथ के सिम्टम्स में हमने एक चीज के बारे में बात करी थी कि ड्यू टू द ग्रेविटी क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो नीचे की तरफ एकुमुलेट होता है और जो पार्ट सरफेस के टच में होता है वहां पे आके वो एकुमुलेट होकर ब्लूइश डिस्कलरेशन प्रोड्यूस करता है। ब्लूइश किस लिए कि डेथ होने के बाद क्या है कि जो हमारा ब्लड है वो डिस्कलरेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में पेशेंट लाइव है या उस कंडीशन में हमें लिविडिटी जरूरी नहीं है ब्लूइश मिले, हो सकता है वहां पे रेडिश हो, क्योंकि जो उसका फेस था वो बहुत ज्यादा रेड था, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा एलिवेटेड था, उस कंडीशन में हमें रेडिश लिविडिटी भी देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो लिविडिटी से सिंपली मतलब है डिस्कलरेशन, बॉडी का डिस्कलरेट होना। और कोई डाउट? नो सर। चलो